सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सक्सेसेस, अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस दैट स्टिल एग्जिस्ट विद नीति आयोग आफ्टर 10 years ऑफ इट्स क्रिएशन। नीति आयोग के कॉन्स्टिट्यूशन के 10 साल पूरे हुए हैं। नीति आयोग 10 साल से काम कर रही है एंड दिस 10 years of completion itself makes it important for your examination. There is a huge probability कि 2025 में नीति आयोग के वर्किंग से क्वेश्चन पूछा जाए. If not, it remains important for 2026. So 2026 people, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक इस साल के लिए ही इम्पोर्टेंट है. These are contemporary issues, यानी ये चलती रहती हैं. So you should also take these discussions into consideration. So again, देख लेते हैं किन पिलर्स पे क्लास को प्लेस करने वाले हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस नीति आयोग. 2 इंट्रोडक्शंस देखेंगे, जो भी आपको फिट पड़े आप इनहेरिट कर सकते हैं. देन अगेन वी विल सी रेशनले. व्हाट वाज द रेशनले और रीजन फॉर क्रिएटिंग नीति आयोग. एंड व्हाइल डिस्कसिंग रेशनले हम देखेंगे कि अगर आप बिगिनर नहीं है बिल्कुल और थोड़ा नॉलेज, थोड़ी तैयारी करते हुए 6 महीने 1 साल हो गए हैं, तो आपको पता होगा कि नीति आयोग एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है, एक सक्सीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन का. प्लानिंग कमीशन के बहुत सारे चैलेंजेस थे और उन चैलेंजेस को फिल करने के लिए नीति आयोग कंस्टिट्यूट किया गया था, नीति कंस्टिट्यूट किया गया था. सो जब हम सिर्फ रेशनले की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि what were the रीजन with which नीति was created. लेकिन बिल्कुल बिगनर के लिए भी हम थोड़ा सा इसको प्लानिंग कमीशन के चैलेंजेस से आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे, ताकि अगर एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा आ जाए कि कंपैरिजन का 10 साल हुए हैं तो भी आप रेडी रहें प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के, या फिर सिर्फ रेशनले पूछे, विजन पूछे तो भी आप रेडी रहें. इसके बाद हम देखेंगे कि जिस विजन से प्लानिंग कमीशन स्क्रैप हुआ था और नीति आयोग नीति बना था, उस विजन पे कितना ये सक्सेसफुल रहा है. यानी जिस पर्पस से, जिस ऑब्जेक्टिव से नीति क्रिएट किया गया था, कंस्टिट्यूट किया गया था, कितना सक्सेसफुल रहा है. एंड उस पिलर पे हम एनालाइज करेंगे इम्पैक्ट, सक्सेस, कंट्रीब्यूशन ऑफ नीति इन पास्ट 10 years. After analyzing its positives, that is, impact or success or contribution, we'll move forward to the remaining challenges or limitations of नीति आयोग. 10 साल के बाद भी जिस रेशनले से हमने क्रिएट किया था उस पे कितना खरा उतरा है नीति और क्या क्या चैलेंजेस रह रहे हैं, लिमिटेशंस इसके वर्किंग में रह रहे हैं, हम देखेंगे. एंड लास्टली वी विल सी वे फॉरवर्ड, दैट इज what needs to be done to remedy these limitations. इन limitations के corresponding हम माफ कीजिएगा, इन limitations और challenges के corresponding हम way forward देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. सो हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस नीति आयोग. नीति को हम 2 तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. पहला है कि हम कहेंगे कि देखिए नीति, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नीति क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है. एक प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट की, जो कि अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करते हुए 1 जनवरी 2015 को एस्टैब्लिश की गई थी. याद कीजिएगा, अगर आप PYQs देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन था पॉलिटी प्रीलिम्स में, नॉट इन पॉलिटी बट इन प्रीलिम्स, कि किस डेट को नीति एस्टैब्लिश हुआ था. सो नीति को आप पहली लाइन हो गई कि नीति जो है एक प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है जिसने अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करते हुए इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को. और इसका एम क्या है, याद रखेंगे आप ये कीवर्ड्स. एम क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर करना, साथ ही साथ एविडेंस बेस्ड
बॉटम अप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना। व्हाट इज द एम ऑफ नीति, बोलेंगे मेरे साथ? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर करना एंड एविडेंस बेस्ड बॉटम अप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना। सो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन। मूविंग टू नेक्स्ट, आप थोड़ा विजन वाले एंगल को पे ज्यादा अगर विजनरी एंगल देना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट विथ फर्स्ट लाइन, तो हम रिटेन करेंगे दैट नीति इज अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। सो सेकेंड इंट्रोडक्शन वुड बी नीति इज अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक जो कि इनोवेशन इन कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। नीति एक ऐसी प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है जो इनोवेशन, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एम्फसाइज करते हुए, नीति एक प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है जो कि इनोवेशन, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एम्फसाइज करते हुए स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस देती है। और ये एडवाइस किससे अलाइंड है? इंडिया के लॉन्ग टर्म जो नेशनल गोल्स हैं, जैसे कि विकसित भारत एट 2047 और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये एडवाइस इन लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन होता है। क्लियर है? नीति एक प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है जो कि इनोवेशन, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एम्फसाइज करते हुए सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस देती है। और ये एडवाइस किसके साथ अलाइनमेंट में होता है? दिस एडवाइस इज अलाइंड विद द India's long-term national goals such as विकसित भारत at 2047 and sustainable development goals. माफ कीजिएगा, वायरल से परेशान हूं मैं। Anyways, so this is how we are going to introduce नीति. So these are the ways, these are the introductions you can write in your exam और आप improvise कर सकते हैं. So now moving to the, what was the rationale? What is the rationale behind creation of or establishment of नीति आयोग? और स्पेशल इम्फेसिस हम कर रहे हैं कि हाउ इट वाज एनविसेज्ड टू फिल द गैप्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अगेन, अगर आपसे रेशनले पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेशनले, तो इस डिस्कशन में, इस टॉपिक के नीचे जो राइट हैंड साइड में कंटेंट दिया गया है सिर्फ उसको लिखेंगे। लेकिन प्लानिंग कमीशन के साथ कंपैरिजन पूछा तो आप दोनों पैराग्राफ्स, दोनों कॉलम्स को लिखेंगे। क्लियर है ये? तो हम इसका जो प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन है प्लानिंग कमीशन, उसके चैलेंजेस को देखेंगे और कैसे इन चैलेंजेस को फिल करने के लिए, इन गैप्स को फिल करने के लिए नीति को एनविसेज किया गया था। सो अगर हम बात करें तो जो अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन है, हमेशा यहाँ पे अर्स्टवाइल लगाएंगे, ये टाइपिंग एरर है, आप इसको अवॉइड करेंगे। अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन का जो सबसे पहला चैलेंज क्या था? The single and foremost challenge of the planning commission was centralized and rigid planning model. जो प्लानिंग मॉडल था वो सेंट्रलाइज्ड था और रिजिड था। कैसे? 5 years प्लान प्रिपेयर किए जाते थे एंड दिस 5 year plans were based on टॉप डाउन एंड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, टॉप डाउन एंड वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच, दैट इज सेंट्रलाइज्ड। यानी सेंटर में बैठ के कुछ लोग जो हैं इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड पंचायत लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रीजनल डाइवर्सिटी एंड फास्ट चेंजिंग रियलिटी ऑफ द कंट्री। सो दिस वाज द फर्स्ट चैलेंज ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब इस चैलेंज को फिल करने के लिए किस तरह से नीति आयोग को एनविजन किया गया कि नीति आयोग विल प्रमोट बॉटम अप एंड डायनामिक पॉलिसी मेकिंग। याद रखेंगे आप, नीति आयोग विल वर्क एज बॉटम अप एंड डायनामिक पॉलिसी मेकिंग। यहाँ पे क्या था? टॉप डाउन, सेंट्रलाइज्ड, वन साइज फिट्स ऑल। हमने कहा बॉटम अप एंड वन साइज फिट्स ऑल के लिए कहा हम डायनामिक रखेंगे, यानी हम कस्टमाइज करेंगे, जिसकी जैसी जरूरत वैसी पॉलिसी, राइट? कस्टमाइज करेंगे एंड अगेन बॉटम अप प्लानिंग होगी, बॉटम अप पॉलिसी मेकिंग होगी, जहां पे स्टेट्स के व्यूज होंगे,
यूटीज के व्यूज होंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की क्या नीड है, लोकल बॉडीज के ओपिनियंस होंगे, साथ ही साथ जिस मसले पे पॉलिसी इनिशिएटिव लिया जा रहा है उस मसले के डोमेन एक्सपर्ट्स भी बैठाए जाएंगे, उनसे बातें की जाएंगी और इन सारे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से की जो नीड है उसको देखते हुए बॉटम अप हम पॉलिसी मेकिंग करेंगे. सो दिस वाज द first rationale with which Niti Aayog was formed, that is to facilitate or promote bottom up dynamic policy making. This is the first point you are going to write. अगर 10 मार्कर लिख रहे हैं सिर्फ आप बॉटम अप एक वेन डायग्राम बना करके रेशनले लिखेंगे 1 2 3 4 5. एक्सप्लेन करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, एक एग्जाम्पल दे दिया. 15 मार्कर है, यू कैन ऐड elaborations. Coming to the next point, what was the next challenge with the erstwhile planning commission? So next challenge with the erstwhile planning commission was erosion of federalism. Erosion of federalism, federal ethos का erosion कैसे? See, the erstwhile planning commission was viewed, जो स्टेट्स थे उनको ऐसा लगता था कि स्टेट जो प्लानिंग कमीशन है ये प्लानिंग बॉडी से ज़्यादा फंड कंट्रोलिंग बॉडी है. और क्योंकि प्लानिंग कमीशन के हाथ में पैसा था, यानी कैरट था, एक हाथ में पैसा था तो दूसरे हाथ में क्या आएगा? स्टिक आएगा. यानी कैरट एंड स्टिक की पॉलिसी प्लानिंग कमीशन करता है, ऐसा स्टेट्स कहते थे. और क्योंकि जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पे स्टेट्स को झुकना पड़ता था, सो स्टेट्स ऑलवेज कंप्लेन कि प्लानिंग कमीशन एक फंड कंट्रोलिंग बॉडी की तरह काम कर रहा है एंड अनड्यू इंटरफेयर कर रहा है स्टेट के मैटर में. सो ये एक चैलेंज था कि प्लानिंग कमीशन इज वर्किंग इन सच अ वे दैट इट इज इरोजिंग द फेडरल इथोस ऑफ द कंट्री. अब इस चैलेंज को फुलफिल करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए नीति आयोग कैसे इस गैप को फिल करता है? सो व्हाट इज द सेकेंड रेशनले विथ विच नीति वाज फॉर्मुलेटेड? दैट नीति will promote, encourage cooperative and competitive federalism. So नीति कैसे काम करेगा? It will promote cooperative and competitive federalism. And कैसे cooperative federalism and competitive federalism को promote किया जाएगा? अगर नीति के वर्किंग स्ट्रक्चर, नीति किस तरह से की जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, अगर आप थोड़े से रूबरू हो कि क्या है नीति का स्ट्रक्चर, तो यू विल सी कि नीति की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी है वो है गवर्निंग काउंसिल. और वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, यूटीज के मिलते हैं और डिस्कस करते हैं नेशनल इश्यूज के, और अगेन डिसीजन इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर का होता है, बट एक तरह से दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी. सो पॉलिसी मेकिंग के लिए कहा गया कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करेंगे और इसके लिए गवर्निंग काउंसिल क्रिएट किया गया जहाँ पे स्टेट्स विल कम एंड दे विल पार्टनरशिप इन नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बिल्डिंग में पार्टनरशिप करेंगे. और साथ ही साथ कम्पिटिटिव फेडरलिज्म के लिए नीति बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके आएगा जहाँ पे हेल्दी कंपटीशन डिफरेंट स्टेट्स में स्पर किए जा सके. सो फर्स्ट रेशनले क्या है नीति के कॉन्स्टिट्यूशन का? कि नीति विल प्रमोट बॉटम अप एंड डायनामिक पॉलिसी मेकिंग. सेकेंड रेशनले क्या है? दैट इट विल प्रमोट कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म. नाउ कमिंग टू थर्ड इशू, कि थर्ड इशू क्या था? व्हाट वाज द थर्ड चैलेंज इन द फंक्शनिंग ऑफ erstwhile प्लानिंग कमीशन? सो जैसा कि इन कंटिन्यूटी विद सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कि नीति प्लानिंग कमीशन के हाथ में पैसा था, बट ये पैसा का जब अलोकेशन की बात आती थी तो ये जो रोल था ये इनइफेक्टिवली प्ले किया जा रहा था. ये देखा जा रहा था कि प्लानिंग कमीशन के हाथ में तो पैसा है, बट जब इसके एग्जीक्यूशन की बात आती है तो ये जो प्लानिंग कमीशन का रोल है ये एक तरह से ओवरलैप हो रहा है और डुप्लीकेट हो रहा है फिनांस कमीशन के साथ. फिनांस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के जो रोल थे वो ओवरलैप हो रहे थे और डुप्लीकेट हो रहे थे. ये एरिया देखिए. सो
एक तरह से इन एफिशिएंसी देखने को मिल रहा था, इन इफेक्टिवनेस देखने को मिल रहा था, जहाँ पे फिनेंस कमीशन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ प्लानिंग कमीशन के रोल ब्लर कर रहे थे, वहीं डुप्लीकेटिंग रोल भी हो रहा था, यानी जो काम फिनेंस कमीशन कर रहा है वही काम प्लानिंग कमीशन कर रहा है। सो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। सो इस चैलेंज को फिल कैसे फिल इस गैप को फिल करने के लिए नीति को किस तरह से एनविसेज किया गया कि देखिए, सो व्हाट इज द थर्ड रेशनले, व्हाट इज द third rationale for the creation of Niti, that Niti will work only as advisory body and not allocative role. नीति के पास सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी रोल होगा, बट एलोकेटिव रोल नहीं होगा। एलोकेटिव मीन्स फंड एलोकेटिव रोल नहीं होगा। सिर्फ आप नीति एडवाइज कर सकता है, पैसे वाले मसले हटा लिए गए। ओके, सो नीति विल ओनली एक्ट एज पॉलिसी थिंक टैंक, एंड जो फंड डिवोल्यूशन का रोल है, यह किसके लिए छोड़ दिया गया? फिनेंस मिनिस्ट्री एंड फिनेंस कमीशन के लिए। उनका जो काम है वो करेंगे। नीति का काम है नीति निर्धारित करना, यानी पॉलिसी थिंक टैंक का ही काम करेगा। सो नीति विल हैव ओनली एडवाइजरी रोल एंड नॉट एलोकेटिव रोल। ओके, सो नाउ कम टू फोर्थ challenges with the erstwhile planning commission. Excuse me, what was the fourth challenges? So the fourth challenge with the erstwhile planning commission was कि poor responsiveness on ground reality. Ground realities को टैकल करने में प्लानिंग कमीशन सक्षम नहीं महसूस होता था। यानी अगर आप देखेंगे तो जो ऑर्थोडॉक्स मेथोडोलॉजी थी वही चली आ रही थी। रियल टाइम डाटा इंटीग्रेशन बहुत ही पैथेटिक स्टेट में था। जो इमर्जिंग 21st सेंचुरी के इंडिया के लिए, न्यू इंडिया के लिए जो इमर्जिंग चैलेंजेस थे, जो कंटेम्पररी चैलेंजेस अराइज हो रहे थे, उससे अडेप्ट करने में प्लानिंग कमीशन काफ़ी पीछा होता हुआ दिख रहा था, स्लो एडेप्टेशन। सो दिस वाज द फोर्थ चैलेंज। अब इस गैप को कैसे फील किया गया, प्लानिंग कमीशन के इस गैप को? सो द फोर्थ रेशनले विथ विच Niti was constituted is data driven governance and real time monitoring. ये याद रखेंगे आप, data driven governance and real time monitoring। यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज, कोई डेटा का पता नहीं है, बस चल रहे हैं जिस तरह से भी चल रहे हैं, है ना, वो हटा करके डेटा ड्रिवन गवर्नेंस की बात करता है नीति। सो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गए, हेल्थ इंडेक्स हो गए, ये सारे किस पे बेस्ड है? रियल टाइम मैट्रिक्स परफॉर्मेंस पे है। यानी रियल टाइम जो डेटा है उसके बेसिस पे हम इन सारे इनिशिएटिव्स को मॉनिटर कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो दिस इज द फोर्थ रेशनले, दैट नीति विल एग्जीक्यूट डेटा ड्रिवन गवर्नेंस एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग। क्लियर है? Now come to the fifth challenge of the erstwhile planning commission. The fifth challenge was lack of innovation and futuristic thinking. Again ये fourth point के continuity में है कि हमारी जो methodology है वो 1950s की ही चली आ रही है, some more or less, but now we are talking about India at 75, New India, right? अभी जो वर्ल्ड सिनारियो है दैट इज इंटायरली इवॉल्व्ड, बट द प्लानिंग कमीशन इज वर्किंग on the old sectors and lacked focus on emerging sectors like technology, sustainability and innovation. So planning commission में innovation और futuristic thinking की कमी दिख रही थी। अब इस गैप को किस तरह से नीति ने फुलफिल किया, इस गैप को नीति ने किस तरह से फिल किया? So again coming to what was the fifth rationale for the constitution of Niti Aayog. So Niti will act as a think tank for 21st century India. This 21st century India is important. Okay, यानी जो यहाँ पे इश्यूज थे कि फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग की कमी थी, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज थी उन पे फोकस नहीं था,
सो कहा गया कि नीति विल फोकस ऑन इनोवेशन एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, यानी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक एआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजिक विजन्स हैं, जैसे कि विकसित भारत है 2047, इस तरह के स्ट्रेटेजिक विजन्स, फ्यूचरिस्टिक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन पे नीति विल फोकस। एंड इसलिए कहा गया कि नीति विल बी अ थिंक टैंक फॉर 21st century India. So this is the fifth rationale. And lastly, what was the sixth challenge in the working of planning commission? That there was a lack of institutional accountability. Okay, institutional accountability की कमी थी because the planning commission worked with limited transparency and public accountability. planning commissions की working, planning commission की methodologies, planning commission के decisions, fund किस basis पे devolve हो रहे हैं, ये सारी चीजें transparent नहीं थी. So there was a lack of institutional accountability. So इस gap को fill करने के लिए नीति कौन सा रेशनल है, किस रेशनल के बेसिस पे नीति को क्रिएट किया गया? सो द सिक्स्थ रेशनल for which Niti was created, that Niti will work on outcome-oriented and transparent mechanism. Niti will work on what's important है, outcome-oriented and transparent mechanism. That is, Niti will use indices का use होगा, आउटकम के रिव्यूज होंगे एंड स्टेक होल्डर्स के इंगेजमेंट होंगे, तो ये ताकि ये इंश्योर किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके. एंड दैट्स व्हाई देयर लॉ नीति बहुत सारे इंडिसेस वगैरह आप देखेंगे पब्लिश करता है, राइट. सो फोर्थ सिक्स्थ रेशनल है कि नीति विल वर्क एज आउटकम ओरिएंटेड एंड वर्क विथ आउटकम ओरिएंटेड एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म. सो अगर 10 मार्कर में आता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट वाज द रेशनल है. तो आप एक डायग्राम बनाएंगे, बीच में आपको जो भी लिखना है रेशनल लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये पांचों पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख देंगे, दैट विल सफाइस. या फिर रेशनली करके 1 2 3 4 5 भी लिख देंगे, चलेगा. बट अगर 15 मार्कर का आता है तो आप थोड़ा उसमें एक्सप्लेनेशन भी ऐड करेंगे. सो लेट्स रिवाइड. व्हाट इज द फर्स्ट रेशनल? दैट नीति विल प्रमोट बॉटम अप डायनामिक पॉलिसी मेकिंग. पहला है नीति का रेशनल है बॉटम अप डायनामिक पॉलिसी मेकिंग. सेकेंड है नीति विल प्रमोट कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. मेरे साथ पढ़िए, याद हो जाएगा. थर्ड है that Niti will be limited to advisory roles and it will not have allocative role. Clear है ये? Third rationale. Fourth, that Niti will promote the working of Niti will be based on data driven governance and real time monitoring. Niti की working किस पे based होगी? Data driven governance and real time monitoring. Fifth, that Niti will act as a think tank for 21st century India. And sixth, that Niti will work on a mechanism that will be outcome oriented and transparent. याद रखेंगे, Niti will work on a mechanism that will be outcome oriented and transparent. These 6 pillars, these 6 points are the rationale for which Niti was created. So हमने 3-4 चीजें यहाँ पे प्लानिंग कमीशन और नीति में कंपैरिजन भी देख ली. अब देखिए हमने चैलेंजेस यहाँ पे कहा कि डिस्कस किया, थोड़ा सा आपको बता दूं. अगर वर्किंग ऑफ नीति एंड प्लानिंग कमीशन का कंपैरिजन आ जाए तो आप चैलेंजेस नहीं लिखेंगे कि नहीं ये चैलेंजेस के फॉर्म में डिस्कस नहीं होंगे. आप कैसे डिस्कस करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग ऑफ फर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग ऑफ नीति आयोग, एंड आप यहाँ लिखेंगे कि प्लानिंग कमीशन यूज टू वर्क एज सेंट्रलाइज्ड एंड रीजन मॉडल. आप यहाँ पे लिखेंगे बॉटम एंड डायनामिक पॉलिसी. सेकेंड यहाँ पे लिखेंगे कि देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन यूज टू वर्क एज फंड कंट्रोलिंग बॉडी, और फिर यहाँ पे इसको लिख देंगे कि दैट देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ इरोजन ऑफ फेडरलिज्म. तो इसी कंटेंट, देखिए कंटेंट के पीछे नहीं भागना है. एक बार जब होलिस्टिक डिस्कशन हो जाता है उसके बाद उस कंटेंट को फॉलो करना है, अप्लाई करना है. एंड अगेन अगर ये आपके जो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, अगर ये आपका कंटेंट बेस है तो फिर आपको कुछ नया के पीछे नहीं भागना. अगर अगले 1 साल में कुछ एक आध नीति के कुछ रिपोर्ट्स आ गए जो कि यूज हो सकते, तो उतना ही 3-4 वर्ड के रिपोर्ट होंगे, 3-4 एक लाइन में किस लिए है उसको इंक्लूड कर लिया, दैट्स इट. सो दिस इज हाउ करेंट अफेयर्स
को हम डेवलप करते हैं, नोट्स बनाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि बिगिनर्स एटलीस्ट फॉर आपने 1 साल तैयारी नहीं की है, डोंट रन आफ्टर मेकिंग नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स। ये एक पॉइंट। दूसरा कि देखिए हमने अभी देख लिया कि क्या क्या इश्यूज थे प्लानिंग कमीशन के वर्किंग में और किस तरह से नीति आयोग को क्रिएट किया गया था कि इन गैप्स को फिल किया जाएगा। जब हम आगे को आप इस डिस्कशन को परस्यू करेंगे और जब हम आगे चैलेंजेस में देखेंगे तो चैलेंज में देखेंगे कि जो जो इश्यूज प्लानिंग कमीशन के साथ आ रहे थे मोर और लेस वही इश्यूज नीति आयोग के साथ भी आ रहे हैं साइमल्टेनियसली। जब हम सजेशन में देखेंगे तो वहां पे हम सजेशन भी यही करेंगे कि प्लानिंग नीति को सजेशन में एक पॉइंट हम सजेस्ट करेंगे कि नीति को एक लिमिटेड फाइनेंशियल लेवरेज दे दीजिए, फंड एलोकेटिंग बॉडी बना दीजिए। तो देखिए मैं ये क्यों कह रही हूँ कि क्योंकि परसों के क्लास में गवर्नर के साथ का जो डिस्कशन हुआ था वहाँ पे बच्चों के काफ़ी एक्सट्रीम ओपिनियन आया कि गवर्नर के इंस्टीट्यूशन को एबोलिश कर देना चाहिए। सी हमने एक प्लानिंग कमीशन जो कि पिछले लगभग 65-70 साल से चल रहा था, 65 साल से उसको एबोलिश करके नीति बनाया। बट अगेन 10 साल बाद हम उन्हीं चीज़ों हम वही कह रहे हैं कि ओके फंड एलोकेटिंग बॉडी बना दो। इश्यूज सिमिलर आपको दिखेंगे अभी आगे चल के। सो कंप्लीट एबोलिशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ये कोई सोल्यूशन नहीं है, काफ़ी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है। एंड अगर आप गवर्नर के ऑफिस को एबोलिश करते हैं तो यू आर काइंड ऑफ जो फंडामेंटल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का कि यहाँ पे वी हैव टू हैव अ हेड ऑफ द स्टेट, राइट। तो हाँ, आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को फिर एबोलिश करने की बात कर रहे हैं। एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से आप चेंज करने की बात कर रहे हैं। पूरी की पूरी ढांचा जो मूलभूत ढांचा है बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज करने की बात कर रहे हैं। सो इस डिस्कशन को जब आप फॉलो करेंगे धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सो यू विल रियलाइज कि अबोलिशन, एब्रोगेशन or dissolution or dismissal of an institution or an office or a body is not a solution. It's better to reform, isn't it? चलिए वापस आते हैं। सो हमने देखा कि क्या रेशनले थे, क्या पर्पस था, किस मोटिवेशन से, किस मोटिव से, किस विजन से नीति को कंस्टिट्यूट किया गया था। अब हम एनालाइज करेंगे कि क्या क्या सक्सेसेस रहे हैं नीति के पिछले 10 साल में। What were the key successes of नीति in past 10 years? So first and foremost is एग्जाम्पल आप लिखेंगे इसका सक्सेस में, उसमें होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये 2018 में लॉन्च की गई थी और इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो 112 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स चूज किए गए थे उनके सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करना है थ्रू डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, हमने पीछे भी डिस्कस किया, राइट। सो ये ऑब्जेक्टिव था। मैं ऑब्जेक्टिव क्यों डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि जिस ऑब्जेक्टिव पे हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है उसी के बेसिस पे हम मेजर करेंगे कितना सक्सेस हुआ है। ओके, सो 2018 में एडीपी लॉन्च किया गया था और ऑब्जेक्टिव था कि देश के जो एक मोस्ट 112 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको उनके जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा इनको इम्प्रूव करना है। सक्सेस कितना हुआ तो अगर आप देखें यूएनडीपी की रिपोर्ट है, नीति और यूएनडीपी की रिपोर्ट आई थी 2023 में। उसने कहा था कि ये जो 112 डिस्ट्रिक्ट्स 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए थे इनमें से 70% से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स यानी ओवर 70% ऑफ दिस 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट शोड significant improvement in health and nutritional indicators। की सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में इन 112 में से 70% से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स ने इम्प्रूवमेंट किया है, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट किया है। और केस स्टडी के तौर पे आप देखेंगे कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दाहोद है गुजरात का डिस्ट्रिक्ट एंड नंदरबार है महाराष्ट्र का। ये दोनों दिस एडीपी प्रोग्राम में था एंड वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था। और यहाँ पे देखने को मिला है कि इम्यूनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में। सो हमेशा जब आप सक्सेस बताते हैं तो किसी ऑब्जेक्टिव पे बताएंगे। आप जब बता रहे हैं कि इस एरिया में सक्सेस हो रहा है तो आप क्वांटिफाई, या तो आपके पास डेटा होगा या फिर आपके पास एग्जाम्पल होगा ताकि आप सक्सेस को भी क्वांटिफाइबल बता सके,
जो एग्जामिनर है उसको ये ना लगे बच्चा बस कहानी बना रहा है। बच्चा कहानी नहीं बना रहा है, बच्चे के पास अपने आर्ग्यूमेंट्स को बैक करने के लिए फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स होने चाहिए. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर्स एज वेल. So first is ADP. Second, promotion of cooperative and competitive federalism. मैकेनिज्म क्या है? हमने देखा कि गवर्निंग काउंसिल एक स्ट्रक्चर है, नीति मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है नीति आयोग का, जहाँ पे स्टेट सेंटर स्टेट के गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के गवर्नमेंट्स मिलते हैं, रेगुलर मीटिंग होती है, रेगुलर डायलॉग्स होते हैं. सो दिस इज हाउ दिस स्ट्रक्चर इज प्रोमोटिंग. और ये डायलॉग्स जो होते हैं अगेन विजन या फिर पॉलिसी इनिशिएटिव्स इस तरह के होते हैं. this is how it is promoting cooperative federalism. When it comes to competitive federalism, नीति बहुत सारे इंडेक्सेस लॉन्च करता है, आपको पता है, जैसे डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे, जैसे कि स्टेट रैंकिंग्स ऑन हेल्थ इंडेक्स, डिफरेंट स्टेट्स के स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी के लिए भी इंडेक्सिंग होती है, डिफरेंट स्टेट में वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है उसकी भी इंडेक्सिंग होती है. सो इन इंडेक्सेस की वजह से क्या होता है कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है स्टेट्स को एक उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको रैंकिंग दी जाती है, और साथ ही साथ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डिफरेंट स्टेट्स में, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी पार्टिकुलर इंडिकेटर को लेकर के की जा रही है वो सामने आता है. सो तो दो इसके फायदे. एक तो कि क्योंकि यहाँ पे रैंकिंग दी जा रही है तो एक सटल वे में स्टेट्स के बीच में पॉजिटिव कंपटीशन इन्फ्यूज किया जा रहा है कि स्टेट्स बेहतर करें, राइट. एंड सेकेंडली कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सामने आ रही है, तो डिफरेंट जो बाकी स्टेट्स हैं वो उन प्रैक्टिस को अडॉप्ट भी कर सकते हैं. सो दिस indexing method encourage positive competition among the states, and best practices में हमेशा आप साउथ इंडिया के तमिलनाडु और केरला है, दे आर डिफरेंट पैरामीटर्स में, डिफरेंट इंडेक्सेस में हमेशा बेहतर करते हैं. So first reason is ADP. First success is ADP. Second is promotion of cooperative and competitive federalism. Third is strategic and long-term visioning. Strategic and long-term visioning अगर हम बात करें तो just a minute. Yes. अगर हम बात करें तो जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रेटजी होती है, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल गोल्स को शिफ्ट करना चाहती है, उस तरह से नीति जो है उस गोल के अलाइनमेंट में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन क्या होना चाहिए, ये पब्लिश करता है. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही थी, इंडिया एट 75, दैट इज कि 75 ईयर्स जब इंडिया के आज़ादी के हो, तो 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस के तो 75 ईयर्स में क्या प्रोग्रेस किया गया है और इंडिया की क्या ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, वो सेलिब्रेट करना था, जिसको आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा गया था. इंडिया एट 75 भी @ कहा गया था. अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी डिसीजन थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये गोल थी. अब इसके लिए नीति ने स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 लॉन्च किया था 2018 में ही. 75 और 2022 में पूरा पहुंचे थे, बट नीति ने 2018 में ही स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 लॉन्च कर दिया था. डॉक्यूमेंट है ये, और इसमें 41 सेक्टोरल टारगेट्स दिए गए थे कि इंडिया 75 पहुंचे उसके पहले हमें 41 सेक्टोरल टारगेट्स पूरा करना है, राइट, प्रोग्रेस के. अगेन जो विजन 2047 डॉक्यूमेंट, अभी ये ऑनगोइंग कंसल्टेशन है. ये विजन 2047 किस लिए? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नई ड्रीम है, गोल है कि 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड बनाना है, यानी विकसित भारत एट 2047. ये गवर्नमेंट का नया विजन है. तो इस विजन को मैच करने के लिए नीति ने एक कंसल्टेशन स्टार्ट किया है. विजन 2047 कंसल्टेटिव प्रोसेस है ये. सो इन डॉक्यूमेंट से, इन कंसल्टेशन से नीति एग्जैक्टली करता क्या? नीति मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करता है दैट अलाइन विद द गोल ऑफ गवर्नमेंट.
central government or government of India. So this is how NITI is contributing in the sector of strategic decision making and long term visioning. क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लोकलाइजेशन में नीति का क्या कंट्रीब्यूशन है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नीति का क्या कंट्रीब्यूशन है. तो नीति एसडीजी लोकलाइजेशन में काम कर रहा है. क्या एक्शन लिया है नीति ने? सो नीति एक्चुअली 2018 से ही नीति यूएनडीपी के साथ कोलैबोरेशन करके एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिलीज करता है. एक इंडेक्स है एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो नीति 2018 से यूएनडीपी के साथ कोलैबोरेशन करके रिलीज करता है. और इस इंडेक्स में डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट एसडीजीज पे, वी ऑल हैव डिफरेंट एसडीज, 16 एसडीजीज हैं. और इन डिफरेंट एसडीजीज में डिफरेंट स्टेट्स कहाँ पे खड़े हैं इनके अचीवमेंट में, उनके परफॉर्मेंस को हर साल इंडेक्स करके रिपोर्ट रिलीज करता है. सो एसडीजी लोकलाइजेशन में नीति का ये एक्शन है ऑफ रिलीजिंग ईयरली इंडेक्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन अचीविंग डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. और रिपोर्ट यूएनडीपी के साथ कोलैबोरेशन में रिलीज होता है. इम्पैक्ट क्या है? सो दिस इंडेक्स helps track state wise SDG प्रोग्रेस क्या रह रहा है. डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट SDGs में क्या प्रोग्रेस किया है उसको ट्रैक करने में हेल्प मिलता है. एंड यू विल सी दैट कुछ स्टेट्स है जैसे केरला, हिमाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ये हमेशा SDG इम्प्लीमेंटेशन में आगे रहते हैं. सो दिस इज द फोर्थ कंट्रीब्यूशन ऑफ नीति, दैट इज एसडीजी के अचीवमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट में क्या हेल्प, नीति का क्या रोल रहा है. अगर डिजिटल एंड इनोवेशन सेक्टर में देखें तो नीति का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है. सो डिफरेंट रिफॉर्म्स नीति लेकर आया, दैट इज डिजिटल एंड इनोवेशन लेड रिफॉर्म्स. सबसे पहला आपने पढ़ा होगा अटल इनोवेशन मिशन है एग्जाम्पल. इसमें 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स एस्टैब्लिश किए गए हैं स्कूल्स लेवल पे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें क्रिएटिविटी फोस्टर किया जाए और ग्रास रूट इनोवेशन को प्रमोट किया जाए. सेकेंडली, जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि एआई हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि यूपीआई, इनका एक्सपेंशन कैसे हो. जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं, एआई, मशीन लर्निंग, इनको कैसे हम इनकॉर्पोरेट करें डिफरेंट सेक्टर्स में, इन पे नीति पॉलिसी इनपुट्स देता है. सो दिस इज हाउ नीति हैज कंट्रीब्यूटेड इन डिजिटल एंड इनोवेशन सेक्टर. अगर हेल्थ सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अगेन हेल्थ इंडेक्सिंग करता है नीति. हेल्थ इंडेक्स हर साल पब्लिश करता है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड WHO के साथ मिल करके हेल्थ इंडेक्स पब्लिश करता है. डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट हेल्थ पैरामीटर्स को ट्रैक करता है, ट्रेस करता है एंड उन क्या प्रोग्रेस रही है इनको पब्लिश करता है. अगेन दूसरा कंट्रीब्यूशन, कोविड-19 के टाइम में अगर कोविड-19 के रिस्पॉन्स की बात कर लें तो रियल टाइम डैशबोर्ड्स रिलीज करना, ऑक्सीजन डिमांड्स क्या हो सकते हैं उनको फोरकास्ट करना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आरोग्य सेतु ऐप रिलीज हुआ था उस समय, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी, उस पूरे आरोग्य सेतु ऐप के कंसेप्शन से लेकर के रिलीज तक के प्रोसेस में नीति ने असिस्ट किया था. एंड साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन लॉजिस्टिक्स थे उनको भी मैनेज करने में नीति ने स्ट्रेटेजाइज करने में हेल्प किया था. अगर हम बात करें कि एनर्जी और इन्वायरमेंट में इंडिया लीडरशिप, एनर्जी और इन्वायरमेंट के सेक्टर में इंडिया लीडरशिप में आना चाहता है, इसमें नीति का क्या रोल है. तो देखिए, हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है विकसित भारत एट 2047 एंड इसके अलाइनमेंट में विजन 27 नीति एक कंसल्टेशन प्रोसेस है. तो इसी कंटेक्स्ट में नीति ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, दैट इज इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियोस 2047. एंड अगेन इफ यू वांट टू बी अ डेवलप कंट्री बाय 2047, सबसे जरूरी है कि आप सेल्फ रिलायंस हो एनर्जी के सेक्टर में. सो इसी पर्पस से, इसी विजन के अलाइनमेंट में नीति ने रिपोर्ट रिलीज किया है, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियोस 2047. और ये जो रिपोर्ट है ये बात करता है
ईवी पॉलिसी के प्रमोशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी के प्रमोशन के लिए, बैटरी स्टोरेज के लिए एंड ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप्स की बात करता है ये इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियोस 2047। तो दिस इज हाउ एनर्जी और इन्वायरमेंट के सेक्टर में नीति का कंट्रीब्यूशन रहा है। अगेन याद रखेंगे आप कि नीति का प्राइमरी रोल क्या है, वो थिंक टैंक का है। सो उसी लाइन पे हम उसके कंट्रीब्यूशन को भी एसेस करेंगे, जैसे प्राइवेटाइजेशन एंड एसेट मोनेटाइजेशन सपोर्ट। तो यहाँ पे हम एडवाइजरी रोल, रिपोर्ट्स, इंडिशंस, विजन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही नीति के रोल को हम एसेस करेंगे। तो देखें, अगर प्राइवेटाइजेशन और एसेट मोनेटाइजेशन में नीति का क्या रोल है, तो जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होती है उसमें नीति ने की इनपुट रोल्स दिए हैं, एडवाइजरी रोल, जैसे कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें नीति का की इनपुट रोल रहा है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसकी जब ब्लूप्रिंट तैयार हुई थी, इसमें नीति के का ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहा है। तो नीति स्ट्रेटेजाइजिंग, विजन डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट्स, इंडिसेस, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, स्टेट्स के प्रोग्रेस को ट्रैक करना, इन सब के बेसिस पे हम इसके सक्सेस को असेस करेंगे। अगर कोई रिपोर्ट नीति ने रिलीज किया है, कोई इंडेक्स रिलीज किया है और उस रिपोर्ट के बेसिस पे कोई काम हो रहा है, कोई किसी पॉलिसी का या किसी एक्शन का बेसिस है वो रिपोर्ट, देन दैट विल बी सक्सेस ऑफ नीति। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अर्बन प्लानिंग में नीति का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, सो 2021 में यू विल सी नीति ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था, रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी में क्या क्या रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, नीति ने रिलीज किया था। एंड दिस रिपोर्ट बिकम फाउंडेशन फॉर मॉडर्नाइजिंग इंडियन सिटीज एंड मेट्रो प्लानिंग कैपेसिटीज इन डिफरेंट सिटीज। ओके, सो इस तरह से इफ यू सी देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग पिलर्स, अलग अलग सेक्टर्स पे नीति के बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हैं पिछले 10 साल में। नीति का जो मेन रोल है कि ये थिंक टैंक होगा। थिंक टैंक का मतलब एडवाइजरी रोल होगा, यानी डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, यानी डेटा कलेक्ट करना, कोलेक्ट करना, पब्लिश करना, स्ट्रेटेजी डेवलप करना। तो इन सारे पे देखें तो नीति बहुत हद तक हमें खरा उतरता हुआ दिखता है, लेकिन जहाँ पे सनशाइन है वहाँ पे क्या होगा, क्लाउड्स भी आएंगे, isn't it? सो हमें सक्सेस तो देख लिया, बट हमें देखने को मिलता है देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, सो मेनी लिमिटेशंस दैट आर रिमेनिंग विद नीति। पिछले 10 साल के क्या क्या चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस रहे हैं, अब हम वो देखेंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द लैक ऑफ फाइनेंशियल पावर। ये नीति का बहुत बड़ा लिमिटेशन बोल लीजिए, और नीति के इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करने का वन ऑफ द मोस्ट चैलेंज है ये कि नीति के पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, नीति के पास कोई रोल नहीं है स्टेट्स को फंड अलोकेट करने का। देयर इज नो रोल ऑफ नीति इन अलोकेटिंग फंड्स टू स्टेट्स। अब आप बोलेंगे इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन ये है कि नीति के पास कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है कि स्टेट्स के पॉलिसी प्रायोरिटीज को इन्फ्लुएंस करे, उनके स्टेट्स के पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में कोई इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सके। इफ़ यू सी फिनेंस कमीशन के जो भी पॉलिसी रिकमेंडेशंस होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के जो भी पॉलिसी रिकमेंडेशंस होते हैं, स्टेट्स इनको इम्प्लीमेंट करने की प्रायोरिटी दिखाता है, स्टेट्स इनको प्रायोरिटी बेसिस पे इम्प्लीमेंट करता है एज कंपेयर टू रिकमेंडेशंस ऑफ नीति। वाई? क्योंकि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, पैसा का चक्कर है बाबू भैया, बट नीति के पास पैसा नहीं है। और यही तो इशू था ना प्लानिंग कमीशन में, वहाँ पे पैसा था, तो जिसकी वजह से हमने इसको कहा कि यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं होगा, सिर्फ एडवाइजरी होगा, बट एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस हो रहा है। आगे चलते हैं। अगेन देयर इज नो स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। नीति के पास कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है। नीति क्रिएट कैसे हुआ है? बाय अ मेयरली एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन।
एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बॉडी क्रिएट की गई है, तो इसकी इफेक्टिवनेस भी कैसी रहेगी, लोएस्ट रहेगी। ना ही कोई लीगल बैकिंग है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है इसकी, ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव के रिजोल्यूशन से क्रिएट हुई है। तो बॉडी की बात में भी दमखम उतना ही रहेगा जितना कि एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से क्रिएट हुए बॉडी की रहती है। सो इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, क्योंकि ये मेयरली एक एग्जीक्यूटिव रिकमेंडेशन से रिजोल्यूशन से क्रिएट किया हुआ बॉडी है, इसके पास कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग तो छोड़ ही दीजिए, इसके रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है और इसकी बातें जो है हल्के में ली जाती है, सिंपल शब्दों में कहूँ तो। क्लियर है ये? अगर हम अभी हमने पीछे के डिस्कशन में देखा है कि जो गवर्निंग काउंसिल है नीति की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि नीति में इस गवर्निंग काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और जिन जो यूटीज हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आके मीट करते हैं, डिस्कस करते हैं नेशनल इश्यूज को। बट बिकॉज ऑफ इट्स ट्रिवियलिटी, बिकॉज ऑफ इट्स ट्रिवियल इम्पोर्टेंस और लिस्ट इम्पोर्टेंस, गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग्स को भी डिफरेंट स्टेट्स ने स्किप किया है जस्ट मेयरली फॉर पॉलिटिकल डिफरेंस, और ये 2023 की बात है। सो लिमिटेड इफेक्टिवनेस है बिकॉज ऑफ की नीति के पास ना तो कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है, ना ही तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, तो बात ही छोड़ दीजिए जब स्टैट्यूटरी नहीं है तो। क्लियर है ये? सो सेकेंड इशू हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड क्या है कि देखिए जी, हमने कहा था कि नीति जो है वो डायनामिक पॉलिसी मेकिंग करेगा, वन साइज फिट ऑल नहीं चलेगा, यानी डिफरेंट स्टेट्स के लिए, डिफरेंट रीजन के लिए हम कस्टमाइज करेंगे, और पर्पस ही यही था कि रीजनल इम्बैलेंसेस को रिड्यूस करना है। बट व्हेन इट कम्स टू रियलिटी, नीति का रीजनल इम्बैलेंसेस रिड्यूस करने में लिमिटेड इम्पैक्ट रहा है। ओके बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, बट जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट इनइक्वालिटीज और डिस्पैरिटीज है वो सिस्टमेटिकली हाई रहे हैं। जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं वो काफ़ी वाइड हैं। इंटर स्टेट मीन्स दो स्टेट्स के बीच की सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, एंड इंट्रा स्टेट मीन्स एक ही स्टेट के डिफरेंट रीजन्स के बीच की सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2022 का आप आरबीआई रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। 2022 में आरबीआई ने रिपोर्ट किया है कि देखिए, अगर बिहार, दिस इज बिहार एंड दिस इज महाराष्ट्र, सो अगर बिहार के पर कैपिटा जीएसडीपी की बात करें तो सिर्फ 40,000 रुपए हैं, बट वहीं महाराष्ट्र के जीएसडीपी की बात करें तो इट्स ओवर 2.7 lakhs। सी द ग्रॉस एंड ग्रेव इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जिस पर्पस के लिए नीति क्रिएट किया गया था कि रीजनल इम्बैलेंसेस को हम रिड्यूस करेंगे बाय कस्टमाइजिंग द पॉलिसी इनिशिएटिव्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। नीति अभी 10 साल हुए हैं, 2022 की रिपोर्ट है, यानी 7 साल की इसकी वर्किंग में आ गई थी। हम ये नहीं कहेंगे कि फेल हुआ है, बट बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट रहा है ऑन रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस। होप इट इज मेकिंग सेंस। चलिए नेक्स्ट इशू जो नीति के वर्किंग में आ रहा है वो ये है कि ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजेंडा सेटिंग। सबसे पहला इशू हमने प्लानिंग कमीशन में क्या पढ़ा था? ओवर सेंट्रलाइजेशन। देखिए ये आ गया, ओवर सेंट्रलाइजेशन इन एजेंडा सेटिंग इशू। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एडवोकेट करने के बावजूद भी जो एजेंडा सेटिंग है नीति का, वो कौन डिराइव करता है, कौन डिटरमाइन करता है? सेंटर डिटरमाइन करती है। एंड और जो हमने प्लानिंग कमीशन में कहा था कि फेडरल कैरेक्टर को ये अंडरमाइन कर रहा है, एंटीथेटिकल है फेडरल कैरेक्टर के। अगेन दिस इज एंटीथेटिकल टू फेडरल कंसल्टेशन, यानी एजेंडा जो है कौन डिटरमाइन? गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग तो हो रही है, बस इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, इस मीटिंग हम किस पर्पस से कर रहे हैं, ये कौन डिटरमाइन कर रहा है? सेंटर डिटरमाइन कर रहा है। सो
there is a over centralization, not only agenda seating, but अगर आप नीति के स्ट्रक्चर को देखोगे, इसकी वर्किंग को देखोगे अगर, then you realize कि there is over centralization. If you see, चलिए आपको फटाफट रिवाइज करा देते हैं, ये आपकी पीटी में काम आएगा. अगर बात करें नीति के चेयरमैन की, सो हु इज द चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर. अगर वाइस चेयरमैन की बात करें तो कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें, कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है. ये फुल टाइम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, याद रखेंगे आप. अदर फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, ये डोमेन एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स होते हैं. कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे. एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन नॉमिनेट करता है? प्राइम मिनिस्टर. कौन होंगे ये? यूनियन मिनिस्टर्स होंगे. ओके. स्पेशल इनवाइटीज, ये डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, दे आर इन्वाइटेड फॉर स्पेसिफिक इश्यूज, बट किसकी से होती है इसमें? यूनियन गवर्नमेंट की से होती है. तो एक्सेप्ट गवर्निंग काउंसिल, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है फॉर द डिस्कशन फॉर्मलिस्टिक व्यू ही है वह डिस्कशन के लिए, और कहीं भी स्टेट्स का कोई से नहीं है. ओरिजिनल काउंसिल्स का भी है यहाँ पे जिक्र स्ट्रक्चर में, बट वो स्पेसिफिक लोकल इशू को बनने के लिए, लोकल इशू को डील करने के लिए बनाया जाता है, देन डिसॉल्व हो जाता है. तो एक ही बचती है गवर्निंग काउंसिल, जहाँ पे स्टेट्स का से है. और इस गवर्निंग काउंसिल के जो मीटिंग है, इस गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग का एजेंडा जो है वो कौन डिसाइड कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है. स्टेट्स आ रहे हैं जस्ट फॉर द फॉर्मलिस्टिक पर्पस. सो अगेन, जिस इशू की वजह से हमने पूरे इंस्टीट्यूशन को ही खत्म कर दिया था, वो इशू मोर और लेस हमें देखने को मिलती है. नाउ कम टू जो फिफ्थ इशू, जो वर्किंग में, ये हमने स्ट्रक्चर में इशू देखा, राइट. फिफ्थ इशू वर्किंग में कि जो लॉन्ग टर्म विजन्स है उस पर बहुत कम प्रोग्रेस है, और ये प्रोग्रेस ट्रैक्टेबल नहीं है. कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इस प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाए. जैसे न्यू इंडिया एट 75, यानी इंडिया एट 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम मनाने की बात हो रही थी, तो उसमें हम 75 ईयर्स के प्रोग्रेस को कमेमोरेट करना चाह रहे थे, और उसके लिए स्ट्रेटेजिक विजन नीति ने रिलीज किया, हमने डिस्कस किया स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75. और अभी हमने देखा था कि इसमें 41 सेक्टर्स थे, 41 टारगेट्स थे. देखिए, हमने तो इसको इंडिया एट 75 से सेलिब्रेट भी कर दिया और हम आगे भी निकल गए. अब गवर्नमेंट जो है विजन फॉर विकसित 2047 बात कर रही है, नीति ने भी विजन डॉक्यूमेंट निकाल दिया. बट यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, इसमें 41 टारगेट्स थे. इनमें एक्सक्यूज मी, इनमें क्या प्रोग्रेस हुआ? इन टारगेट्स में हम कहाँ स्टैंड करते हैं? सो कोई इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन मैकेनिज्म नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है, कोई पूछने के वाला बात नहीं है, राइट. सो मेयरली एक तरह से ये डॉक्यूमेंट ड्रिवन एक्सरसाइज, यानी फिलोसॉफिकल बातें, जो बातें कहने सुनने में अच्छी लगती हैं, वो बनकर एक्सक्यूज मी रह जाती है. सो लॉन्ग टर्म विजन गोल्स तो है हमारे पास, बट उनका प्रोग्रेस क्या है? स्लो है, फास्ट है, उसको ट्रैक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, टाइम बाउंड मैकेनिज्म नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं. सो दिस इज एन इशू वर्किंग में. पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं है, राइट. क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो नीति आयोग का परफॉर्मेंस भी सब्जेक्ट टू किसी पार्लियामेंट्री रिव्यू नहीं है. ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी इशू है. चलिए मेन इशू पे चलते हैं. ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस एंड लिमिटेड थिंक टैंक रोल. नीति आयोग का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, इसी कैसे किया था. नीति इज एन प्रोमिनेंट थिंक टैंक. जब हमने रेशनल पढ़ा, हमने कहा कि इट वुड बी अ थिंक टैंक फॉर 21st सेंचुरी. बट जो रेशनल, जिस विजन के साथ हमने इसको क्रिएट किया गया था, वही लिमिट हो गया है, और ये एक तरह से यहाँ पे ये ब्यूरोक्रेसी की तरह काम करने लगी है. ओके, अगर आप देखेंगे तो थिंक टैंक का रोल कम है, और यहाँ पे आपको मिलेगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह ज़्यादा काम करने लगी है नीति आयोग. और यहाँ पे जो शार्प माइंडेड हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके प्रेजेंस के बजाय ब्यूरोक्रेट्स का, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का ज़्यादा प्रेजेंस है.
और जब नीति के आप कुछ रिपोर्ट्स की आप अगर सही से एग्जामिन करेंगे देन यू विल फाइंड कि वो एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक कंपाइलेशन है रादर देन एक विजनरी डॉक्यूमेंट है, डिपार्टमेंटल कंपाइलेशन। जैसे कोई एक रिपोर्ट जिस तरह से एक डिपार्टमेंट रिपोर्ट तैयार करके दे देती है उस तरह से कंपाइलेशन हम आपको देखने को मिलता है रादर देन कि वो विजनरी डॉक्यूमेंट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने बनाया था तो इसको थिंक टैंक, लेकिन ये भी एक तरह से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह काम कर रही है और यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस देखने को मिलता है। अगेन द नेक्स्ट इशू इन द फंक्शनिंग ऑफ नीति इज द ओवरलैप विथ अदर इंस्टीट्यूशंस। वहां पे फाइनेंस कमीशन के साथ ओवरलैप था, हमने देखा था, बट यहाँ भी हम ओवरलैप नीति के, क्योंकि यहाँ पे रोल कन्फ्यूजन है, नीति का रोल कन्फ्यूजन है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ, इसलिए यहाँ पे अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ ओवरलैप हो रहा है और पॉलिसी ओवरलैप हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मॉस्पी आपने सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर बजटिंग। अब इसके साथ अगेन इफ यू सी तो नीति का पॉलिसी ओवरलैप देखने को मिलता है। दिस इज मॉस्पी स्टैटिस्टिक्स के लिए, डेटा के लिए, दिस इज फॉर डेटा, यहाँ पे पॉलिसी ओवरलैप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बजटिंग से देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल ले, नीति में एक डेटा एनालिटिक्स डिवीजन है। ओके, नीति में एक नीति का एक डिवीजन है डेटा एनालिटिक्स डिवीजन, और आपने एनएसएसओ को सुना होगा। अब इन दोनों का काम क्या है? मोर और लेस डेटा एनालिटिक्स। सो यहाँ पे भी एक तरह से ओवरलैप फंक्शनिंग है, और जहाँ पे भी फंक्शनल ओवरलैप होगा वहां पे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस होंगे ही होंगे। जहाँ पे भी फंक्शनल ओवरलैप होगा, रोल कंफ्यूजन होगा, वहां पे कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस होंगे ही होंगे। सो यहाँ पे याद रखेंगे। एंड अगेन लास्टली बट नॉट द लिस्ट, बहुत सारे स्टेट्स ने नीति को क्रिटिसाइज किया है। स्टेट्स का कहना है कि नीति तो बना था टू प्रमोट कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, बट रियलिटी में स्पेशली अपोजिशन पार्टी के रूलिंग स्टेट्स ने कहा है कि रियलिटी में नीति जो है एक तरह से यूनियन और गवर्नमेंट की एक्सटेंडेड आर्म की तरह काम करने लगा है, एक तरह से यूनियन गवर्नमेंट की राइट हैंड की तरह, एक्सटेंडेड आर्म की तरह काम करने लगा। और स्पेशली अगर हम न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो केरला एंड वेस्ट बंगाल की सरकार ने ओपनली वोसिफरसली अपना डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया है कि नीति जिस तरह से फंक्शन कर रहा है एंड जिस तरह से नॉन कंसल्टेटिव वे में फंक्शन कर रहा है, इससे केरला एंड वेस्ट बंगाल की सरकार ने कई दफ़ा बार बार एंड काफ़ी क्लियर शब्दों में अपना डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया है। सो दीज आर द इशूज इन द फंक्शनिंग ऑफ नीति आयोग। हमने रेशनले देखा, हमने रेशनले के साथ साथ प्लानिंग कमीशन में इश्यूज भी देखा, रेशनले भी देखा, सक्सेस भी देखा नीति आयोग का, चैलेंजेस भी देखा नीति आयोग का। और जब हमने लिमिटेशन और चैलेंजेस देखा तो हमने देखा कि जो चैलेंजेस एक तरह से प्लानिंग कमीशन में आ रहे थे, सेम चैलेंज नीति आयोग के फंक्शनिंग में मोर और लेस आ रहा है। सो इट्स बेटर टू रिफॉर्म देन टू रिमूव। चलिए एनीवेज एक्सक्यूज मी, चलिए वे फॉरवर्ड देखते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू वे फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथन द नीति आयोग, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू हैव अ लीगल बैकिंग एटलीस्ट। चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं दे सकते तो स्टैट्यूटरी स्टेटस दीजिए। एक वी नीड टू हैव अ स्टैट्यूटरी लीगल बैकिंग होना चाहिए, इफ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ताकि इसकी बात में वजह ना आए, ताकि इसकी रिकमेंडेशंस की अथॉरिटी को हम इन्हांस कर सकें। सो हाउ इट कैन बी इफेक्चुएटेड, आप कैसे देखिए, थोड़ा सा बता दूं, जब वे फॉरवर्ड बच्चे लिखते हैं वो लिखेंगे दिस नीड्स टू बी डन, दिस ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट ये कैसे होगा, हाउ, आपको मैकेनिज्म भी प्रपोज करना है। एटलीस्ट अगर आप
ठीक है, आप सारे में हाउ नहीं लिख सकते, अगर माना प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है, बट अगर 6 लिख रहे हैं तो 3 में तो एटलीस्ट आप सजेस्ट करिए, राइट? उसके बाद आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं दिस ऑल्सो कैन बी डन, दिस ऑल्सो कैन बी डन। 3 तो आपके सजेशन हो जो बहुत इफेक्टिव हो, और इफेक्टिवनेस में व्हाट के साथ हाउ भी आता है, क्या करना है के साथ कैसे करना भी आना चाहिए। सो आप सजेस्ट करेंगे कि देखिए एक न्यू लेजिस्लेशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनैक्ट कीजिए एंड डिफाइन नीति के पावर्स, कंपोजिशंस एंड मैंडेट को डिफाइन कीजिए ऑन लाइन ऑफ इलेक्शन कमीशन और फिनेंस कमीशन। और साथ ही साथ आप ये कह देंगे कि देखिए सेकेंड एआरसी ने भी रिकमेंड किया है कि इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत जरूरी है कि उनका लीगल बैकिंग हो और क्लियर मैंडेट हो। ओके, सेकेंड एआरसी के भी रिकमेंडेशन को आप वहां पे कह देंगे। सो फर्स्टली दैट नीति शुड हैव अ लीगल बैकिंग। सेकेंडली, सेकेंड इशू क्या है कि गिव इट अ लिमिटेड फाइनेंशियल रोल। फाइनेंशियल रोल दीजिए, लिमिटेड ही दीजिए लेकिन दीजिए, बट क्यों? क्योंकि बिना फाइनेंशियल रोल के स्टेट्स के पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करने का नीति के पास लेवरेज नहीं है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, राइट? कि नीति का इन्फ्लुएंस नहीं है स्टेट्स के ऊपर कि कौन से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है, बट अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर फाइनेंस कमीशन की कोई स्कीम है तो स्टेट्स उनको प्रायोरिटी बेसिस पे इम्प्लीमेंट करती है। वाई? क्योंकि पैसा का चक्कर है बाबू भैया। सो यू हैव टू रिकमेंड कि गिव एटलीस्ट लिमिटेड फाइनेंशियल रोल so that नीति should have financial leverage to the पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, फाइनेंशियल लेवरेज हो और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को इन्फ्लुएंस किया जा सके। अब कैसे? अब अगेन आपने कह दिया क्या करना है, अब हाउ आपको बताना पड़ेगा। तो आप बोलिए कि नीति को एक परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट्स के लिए इवेल्युएशन एजेंसी की भी नीति काम कर सकता है। साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक सेंट्रल स्कीम्स के लिए नीति के पास रिकमेंडेटरी पावर्स होना चाहिए, सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, किसी तरीके का थोड़ा सा पैसे का चक्कर नीति के हाथ में भी होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि 14th फाइनेंस कमीशन का परफॉर्मेंस बेस्ड डिवोल्यूशन सिस्टम है, उसी तरह से नीति का भी सिमिलर रोल हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्यों? ताकि नीति के पास स्टेट्स के पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करने का थोड़ा तो लेवरेज रहे, थोड़ी तो बात सुनी जाए नीति की। तो 2 इश्यूज हमने टैकल कर लिए। अब फेडरल कैरेक्टर को स्ट्रेंथन करने की बात है कि फेडरल कैरेक्टर को स्ट्रेंथन करनी चाहिए, और इसको कैसे करेंगे? कैसे करेंगे कि जो गवर्निंग काउंसिल्स हैं उसकी मीटिंग को रेगुलर किया जाए एंड बाइंडिंग किया जाए। सेकेंडली, जो स्टेट लेवल पे नीति के ब्रांचेज हैं, हमने जो गवर्निंग काउंसिल है इसके अलावा रीजनल काउंसिल्स भी होते हैं। सो दीज आर टेम्पररी किसी स्पेसिफिक इश्यूज के लिए बनते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, तो इनको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की आवश्यकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसा कि मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया आपको, स्टेट्स का कहीं गवर्निंग काउंसिल के अलावा नीति के वर्किंग में कहीं कोई रोल नहीं है, कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये आप सजेस्ट करिएगा कि डिप्यूटी चेयरपर्सन के पोजीशन में जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, उससे अच्छा होगा कि स्टेट्स को एक रोटेशनल लीडरशिप हो जाए, यानी डिफरेंट मीटिंग में या फिर डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव उसके चेयरपर्सन हो जाए, तो इट विल रिफ्लेक्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और स्टेट्स को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यस हमारी भी बात कहीं सुनी जा रही है, हम भी किसी वर्किंग में इन्वॉल्व है, हम भी किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। सो हमने फेडरल कैरेक्टर को स्ट्रेंथन करने की बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि देखिए आप कंसल्टेशन से कोलैबोरेशन पे शिफ्ट होइए। देखिए गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होती है, एजेंडा कौन सेट करता है? यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट्स आते हैं, बातचीत होती है, यूनियन गवर्नमेंट कहता है कि देखिए हम ऐसा करने वाले वैसा करने वाले। सो दे मेरली डिस्कशन होता है। सो कंसल्टेशन से आपको कोलैबोरेशन पे शिफ्ट होना है, यानी आपको सिर्फ डिस्कस नहीं करना, आपको को क्रिएट करना है। और स्टेट्स को क्रिएट करने का मतलब है कि पॉलिसी को फॉर्मुलेशन से लेकर के
और इम्प्लीमेंटेशन तक हर स्टेज में स्टेट्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखना जरूरी है, राइट। सो ये हम जो रीजनल काउंसिल्स मैंने ऊपर बताया वही एग्जाम्पल है। सो दिस ये इम्पॉर्टेंट है, स्टेट्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। स्टेट्स को सिर्फ कंसल्टेटिव वे में नहीं होना चाहिए, स्टेट्स को फॉर्मल, अगर जो आपका ये जो गवर्निंग काउंसिल है, स्टेट्स को भी पता है कि जाएंगे दो चार बातें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी बातें बताएगी कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारी बात ना सुनी जाएगी ना हमसे पूछा जाएगा, और जो हम कहेंगे वो फॉर्मलिस्टिक व्यू ही है। दैट्स व्हाई स्टेट्स स्किप दिस मीटिंग। सो अगर हम कंसल्टेशन से कोलाबोरेशन तक शिफ्ट हो जाए, हम सिर्फ डिस्कस नहीं करें स्टेट्स के साथ, हम स्टेट्स के साथ मिलकर पॉलिसीज को को क्रिएट करें, पॉलिसीज को कंसीव करने से लेकर के उनके फॉर्मुलेशन से लेकर के उनके इम्प्लीमेंटेशन तक हर स्टेज में अगर हम स्टेट्स को एक्टिवली इंगेज करते हैं तो बात बन जाएगी और बात दूर तक जाएगी, और इससे हमारा ये जो फेडरल कैरेक्टर है नीति का ये और इम्प्रूव होगा। हमने इशू देखा था कि ये ब्यूरोक्रेटिक ज़्यादा हो गया, थिंक टैंक कम रहा है, तो हमें इसको क्या करना है, वर्ल्ड क्लास थिंक टैंक की तरह इसको डेवलप करना है। लेकिन कैसे करना होगा कि हमें डोमेन एक्सपर्ट्स एंड टेक्नोक्रेट्स को इंक्लूड करना होगा, ना ही सिर्फ कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को फिल करना होगा अगेन, और क्रॉस सेक्टोरल इनोवेशंस लैब क्रिएट करना होगा, जैसे कि यूके का पॉलिसी लैब है, चाइना का डीआरसी है, साथ ही साथ डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईआईटीज हो गए, इनके साथ कोलैबोरेशन करिए, पार्टनर करिए एंड डेवलप नीति एज अ वर्ल्ड क्लास थिंक टैंक। अगेन इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इसके लिए कर सकते हैं कि अगर इसको लीगल बैकअप दे दे तो हम ये भी कह सकते हैं कि नीति विल प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, अगेन इट्स परफॉर्मेंस विल बी सब्जेक्ट टू थर्ड पार्टी इवेल्युएशन, राइट, और डेटा सेट्स एंड किस मॉडल पे ये काम करता है दैट शुड बी ओपन फॉर पब्लिक ऑडिट। तो वंस यू गिव लीगल स्टेटस, इसके साथ बहुत सारे अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मेजर अपने आप आ जाते हैं, दैट इट विल एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट करेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगेन रीजनल इक्विटी एंड इंक्लूजन पे हमने एग्जाम्पल देखा था कि जिस पर्पस के लिए डायनामिक पॉलिसी मेकिंग के लिए हमने बनाई थी वो लिमिटेड, हम काफ़ी लिमिटेड अचीवमेंट उसमें रहा है। तो और हमने बिहार और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल भी देखा था पर कैपिटा जीएसटीपी में। सो हमें रीजनल इक्विटी एंड इंक्लूजन को पे फोकस करना चाहिए, और इसको कैसे करना है आप बताएंगे कि देखिए आप एडीपी प्रोग्राम को स्ट्रेंथन कीजिए, फंड्स एंड ऑटोनॉमी बढ़ाइए, और साथ ही साथ आप एक बैकवर्ड स्टेट्स मिशन लॉन्च कर सकते हैं या फिर एस्पिरेशनल स्टेट इंडेक्स लॉन्च कर सकते हैं, और जहाँ पे आप जो लैगिंग स्टेट्स हैं उन पे फोकस कर सकते हैं, उनके लिए मिशन स्टार्ट करिए और उन मिशन पे स्टेट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसको ट्रैक करिए। अगेन डेटा एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, दिस वाज द वन ऑफ द रेशनल टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस। सो इसको भी हमें इन्हांस करना है, और इसके लिए हमें क्या करना, यू विल सजेस्ट दैट वी नीड टू इन्हांस डेटा एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, और इसके लिए क्या इनिशिएटिव लेना होगा, व्हाट यू सजेस्ट दैट प्लीज क्रिएट अ नेशनल इंटीग्रेटेड डेटा सिस्टम। नीति के अंदर आप एक नेशनल इंटीग्रेटेड डेटा सिस्टम क्रिएट कीजिए ताकि रियल टाइम ट्रैकिंग हो सके स्कीम्स का, और इन स्कीम्स का क्या इम्पैक्ट हुआ है उसको इवेलुएट करने के लिए एआई, मशीन लर्निंग यानी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो है उनका आप यूज़ करिए। सो एंड अगेन यू आर गोइंग टू कंक्लूड कि नीति को अगर इफेक्टिव होना है तो इस लाइन में कि नहीं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग मी, यू एंड अस, दैट इज लास्ट मैन सिटीजन, उनको भी जब नीति एम्पावर कर पाएगा तब जाके ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन बन पाएगा, एज इट्स नेम सजेस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन बनने के लिए सिर्फ एक पॉलिसी एडवाइजरी बॉडी से तक लिमिट नहीं रहना है, डिफरेंट जो क्रॉस कटिंग सेक्टर्स हैं उस पर वर्क करना है, साथ ही साथ सारे स्टेक होल्डर्स एम्पावर होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, लोकल बॉडीज, मी, यू एंड अस, दैट इज लास्ट माइल सिटीजन। तभी नीति ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेटिव बन पाएगा, ट्रांसफॉर्मेटिव बॉडी, ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन बन पाएगा।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट 10 years ऑफ नीति आयोग. क्लास थोड़ा लंबा हुआ होगा, आई नो, बट होपफुली अगर आप इसको ट्रैक करेंगे तो इट विल हेल्प यू. इट विल हेल्प. Please write your doubts, your feedback, your constructive criticism in comment section. It is always welcome. Thank you very much.